वाकायचा लेकरू हातात झाडणं डोईवर शेणाची पाटी वाकायचा लेकरू हातात झाडणं डोईवर शेणाची टोकरी कपडाला माय भिमान भिमान माय सोन्यानं भरली होती माया भिमान भिमान माय सोन्यानं भरली होती माया बापाने नाही पाहिली हो सायकल पोराले आली पटपटी माया भिमान भिमान माय सोन्यानं भरली होती माया भिमान भिमान माय सोन्यानं भरली होती सांगू किती केले उभारतच कष्ट भेटले खायला खरकट आणि उष्ट घाटातला घात दिला विमान झकास वाटी वाटी घाटातला घात दिला विमान झकास वाटी वाटी माया भिमान भिमान माय सोन्यानं भरली होती माया भिमान भिमान माय सोन्यानं भरली होती
विमान माय सोन्यानं भरलियो माया विमान 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 विमान माय सोन्यानं भरलियो विमान विमान माय सोन्यानं भरलियो फुलझेले सर एमफिल पीएचडी है जेएनयू से, डायरेक्टर प्लानिंग इग्नू रिटायर्ड है, डायरेक्टर रहे हैं लॉ के, रजिस्ट्रार रहे इग्नू में, प्रोफेसर रहे मैनेजमेंट के, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वैसे उनका जो एकेडमिक है वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है सर, और इन्होंने बहुत सारी स्कीम डेवलप की है। महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, ऑल इंडिया सिद्धार्थ वेलफेयर सेंटर के अध्यक्ष अमोरे मैडम, सेक्रेटरी लोखंडे साहेब, कैशियर गणवीर और सभी आदरणीय मान्यवर भाई और बहनों, आज मुझे यहाँ पे नई शिक्षा नीति के ऊपर बोलने के लिए आमंत्रित किया हुआ है, लेकिन ये जो अभी यहाँ पे प्रोग्राम हुआ है उस प्रोग्राम को देखते हुए मैं सारा भूल गया हूँ कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है। तो अभी इसलिए मैं आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर तो मैं कुछ नहीं बता पाऊँगा, लेकिन ये जो आज कार्यक्रम यहाँ पे हुआ है ये सिद्धार्थ वेलफेयर सेंटर का ये एक हिस्ट्री क्रिएट किया है। 60 साल के बाद जो यहाँ पे जो प्रोग्राम हुआ है 14 अप्रैल के दिन, ये इस टीम ने ये सिद्धार्थ वेलफेयर सेंटर की जो मैनेजमेंट है इन्होंने आज हमारे लिए एक हिस्ट्री क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि आज तक कभी भी 14 अप्रैल का प्रोग्राम इस तरीके से पेंडॉल लगा के कभी यहाँ हुआ नहीं है। इसलिए ये बधाई के पात्र है। मैं चाहता हूँ कि सारे लोग इनको तालियों का उनसे स्वागत करें। इन्होंने समय संकल्प एक मैगजीन क्वार्टरली त्रैमासिक शुरू किया है, इसके लिए भी ये बधाई के पात्र है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये सिद्धार्थ वेलफेयर सेंटर के इतिहास में ये पहली बार ये प्रिंट हुआ है इस तरीके से, जो एक जर्नल समझिए, क्वार्टरली जर्नल समझिए, ये पहली बार तैयार हुआ है। दूसरी बात, जो हम लोगों ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है उनका सबका नाम अपने इतिहास के तौर पर मेटल प्लेट में प्रिंट करके उसका भी आज विमोचन कर दिया है। ये भी बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जो भी लोग कंट्रीब्यूशन करते हैं, जो भी अपना पैसा देते हैं, जो भी मदद करते हैं, उनको पता लगता है कि मैंने भी इतने रुपए दिए हैं, मैंने भी इतना कंट्रीब्यूशन किया है, और ये उनका एक अभिमान की बात होती है और एक गौरव की बात होती है कि मेरा भी इस संस्था को खड़ा करने के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो कहने का मतलब ये है कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है ये सेंटर की। हमने और आगे भी इन्होंने ये जो कोविड के पीरियड में जो इन्होंने सेवाएं दी है वो भी एक बड़ी उपलब्धि है। कोविड के पीरियड में लोग घर के बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन इन लोगों ने यहाँ का एक अनाज का पैकेट बना के जगह जगह जाकर, बुद्ध विहार जाकर जो एक उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आगे भी इनके कई सारी योजनाएं हैं, जैसे सिद्धार्थ वेलफेयर हाउसिंग सोसाइटी का इनका एक प्लान है। मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा, इस प्लान में हम सब लोग तहे दिल से इनको मदद करेंगे। और इतनी बड़ी जो संस्था है, अब मुझे ये लगता है कि जो लोग जिन लोगों ने 60 साल पहले यह संस्था का पेड़ लगाया था, जैसे जिमगढ़े साहब हो गए, मुके साहब हो गए, उसके बाद मुट्टा साहब हो गए, सूर्यवंशी साहब हो गए, डोंगरे साहब हो गए, फकीरडे साहब हो गए, ये जो लोग यहाँ पे नहीं है, लेकिन उनको वहाँ ये देखते हुए बहुत अच्छा लगता होगा कि जो हमने पेड़ लगाया है उस पेड़ को इन लोगों ने अच्छे तरह फल फूल आ रहे हैं और इन
पेड़ों का फल ये लोग आप फलों की मजा ले सकते हैं, ये देखकर उनको बड़ा आनंद मिलता होगा। और हमें भी इतने साल हम मान लीजिए कि हम दिल्ली में 42 साल से है, 42 साल से हम यहाँ पे काम करते रहे हैं। और हमें भी अच्छा लगता है कि ये एक डैशिंग टीम आई है। पहले भी टीम थी, बहुत टीमें आई है, बहुत टीमें की बहुत सारा काम हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत काम नहीं हुआ, काम बहुत हुआ है, लेकिन जो ये टीम आई है, ये टीम ये डैशिंग टीम है। और ये डैशिंग टीम ने जो एक काम किए हुए हैं, इस काम का हमें बहुत उनका क्या कहते हैं प्रेज करना चाहिए, उनका कौतुक करना चाहिए, उनके धन्यवाद मानना चाहिए, उनको बधाई देना चाहिए। और जब ये हम करेंगे तभी उनका उत्साह बढ़ता रहेगा, तभी हमारे समाज के लिए काम कर पाएंगे। एक अपना ऑफिस 60 साल के बाद अपना ऑफिस यहाँ पे तैयार किया है, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत प्लानिंग चाहिए, अपना एक कोऑर्डिनेशन चाहिए। हर एक के पास जाने के बाद कई लोग पैसे के लिए जाके कोई उल्टा सीधा बोलता है, तो कुछ देना भी नहीं चाहते, वो भी सुनने की एक अपनी ताकत होना चाहिए, एक सहनशीलता होना चाहिए, प्रज्ञाशील करुणा मन में होना चाहिए। वो इस टीम के अंदर प्रज्ञाशील करुणा है और तभी ये सभी लोगों से बात करते हैं, सभी लोगों के पास जाते हैं और इसी वजह से सारे लोग उनको अपने दिल से मदद करते हैं। नहीं तो हमारा एक ज़माना था 5 रुपये देने के लिए भी लोग झगड़ते थे, 5 रुपये का हिसाब मांगते थे, क्योंकि उस टाइम परिस्थिति ही वैसी थी, उस टाइम कम्युनिकेशन नहीं था। आज कम्युनिकेशन सेकंडों में मिनटों में कम्युनिकेशन होता है। हेलो, हमें उस टाइम एक जगह दूसरी जगह जाने के लिए बहुत दिक्कत थी। आज ऐसी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आई है कि हमें एक दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर भी आज जो इन्होंने काम किए हैं, ये इसका कोई तोल नहीं है। जो आज तक हमारे यहाँ पे जितने भी महाराष्ट्रियन हमारे पर्टिकुलर दलित भाई आई हैं, जो इन्होंने काम करके दिखाया, इसका कोई तोल नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। इसलिए इनका बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। अभी जो यहाँ पे भाषण हुए हैं, पहला सभी सावरकर ने जो भाषण दिया है उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। जो लड़के को जो अच्छा लगता है वही करने दीजिएगा। आप अपने ये मुझके ऊपर मत डालिए, IAS बनिए, MPSC कर ले, या कोई इंजीनियर बन ले, या कोई डॉक्टर बन ले, ये मत करो। ये देख लीजिए कि इस बच्चों को किस में इंटरेस्ट है, जो उसमें इंटरेस्ट है वही इंटरेस्ट उसको बता दीजिए, करने दीजिए, उसको सपोर्ट कर लीजिए। और उसके बाद अपने साइंटिस्ट मैडम ने अच्छा भाषण दिया है, उसके लिए वो एक हमारे लिए मॉडल है। उसका हमने एक आदर्श लेना चाहिए कि कैसे परिस्थिति एक प्रिंसिपल साइंटिस्ट बन सकती है। उसके बाद यहाँ पे बच्चों ने कार्यक्रम दिए हैं, एक उनमें एक डेयरिंग आया है, एक उनको लगता है कॉन्फिडेंस आता है। इसलिए हम उनको कहते हैं कि तुम गाना गाओ या भजन गाओ, जो भी आपको करना चाहता है। और बाकी भी लोगों ने यहाँ पे जैसे अपने एक पाटिल साहब ने जो एक लॉ के ऊपर जो दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भाषण दिया है, जो पाटिल साहब सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा ये दिया है। और हमारे सिंगाड़े साहब ने एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दी है कि हर आदमी को LLB करना चाहिए, हर आदमी को, और पर्टिकुलरली महिलाओं को तो LLB करना ही चाहिए। आप भले जो भी आपका प्रोफेशन है, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है, जो भी आप करना चाहते हैं, लेकिन सिंगाड़े साहब ने जो बोला है कि LLB करना ही चाहिए, उससे क्या होता है कि उसे कॉन्फिडेंस आता है, उसमें एक डेयरिंग आते हैं, कोई डर नहीं रहता। आप देख लीजिए पॉलिटिक्स में सारे LLB है। हमारे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर लॉ में थे, नेहरू लॉ वाले थे, महात्मा गांधी लॉ वाले थे, सरदार भाई पटेल लॉ वाले थे। ये जो लॉ में एक कॉन्फिडेंस आता है हम हमारा भविष्य बनाने के लिए, तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि लॉ जो सिंगाड़े साहब ने बोला है वो बहुत महत्वपूर्ण बात है, उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। और आप कितना भी टाइम लगा लीजिए, लेकिन लॉ जरूर कर लीजिए। और आप कितनी भी एज हो फिर भी आप उसके ऊपर इनके बातों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ऐसा मुझे भी लगता है। अब आते हैं शिक्षा नीति पर। शिक्षा नीति में कुछ अच्छे भी पॉइंट दिए हैं, कुछ पॉइंट है, जो कुछ मुद्दे हैं हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए खतरनाक है, जिसके वजह से हमारे
शिक्षा से आप बाहर जा सकते हैं और वो शिक्षा, अच्छी शिक्षा हमारे हाथ से निकल सकती है, ऐसा भी एक वहाँ पे माहौल दिखाई देता है। उसमें अच्छे पॉइंट ये है कि राइट टू एजुकेशन कर दिया है और उसका भी ये 3 साल से लेकर 18 साल तक कर दिया है। और इस शिक्षा नीति में ये भी है, ब्रेकफास्ट भी मिलेगा, मिड डे भी मिलेगा। मिड डे तो ये शुरू से ही है, लेकिन उसमें ब्रेकफास्ट के लिए एडिशन कर दिया है। ये जो है, इसका जो फ़ायदा है वो जो गाँवों में है, जो ट्राइबल एरिया में है, जो आदिवासी है, जो हिली एरिया में रहते हैं, जो कामगार है, जो मजदूर है, उनके लिए, उनके बच्चों के लिए वहाँ जाने के लिए उनको ब्रेकफास्ट मिलेगा। और उसी लालच में, और वो भी नर्सरी से लेकर जाएगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये हमारे लिए जो वर्कर है, जो कामगार है, वो अपने बच्चों को वहाँ छोड़ के अपने काम के लिए आराम से जाएंगे। और वो बच्चा फ्री एजुकेशन होने की वजह से, कंपलसरी एजुकेशन होने की वजह से नर्सरी से लेकर 12वीं तक आराम से पढ़ पाएगा। ऐसे बहुत सारे पॉइंट है जो एजुकेशन के लिए 6% GDP खर्चा करने की बात है। आज तक तो 6% कभी हुआ नहीं भारत के इतिहास में, लेकिन 6% का जो है वो तो 1966 के जो कोठारी आयोग था तब से चल रहा है, लेकिन आज तक वो इम्प्लीमेंट हो नहीं चुका। लेकिन अभी भी इन्होंने जो नई शिक्षा नीति है उसमें 6% का वादा किया हुआ है, लेकिन कितना करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट है जो हम डिस्कस करना चाहेंगे, लेकिन अब ये माहौल थोड़ा वैसे लगता नहीं है। जो कुछ खतरनाक जो पॉइंट है, जैसे इन्होंने MPhil बंद कर दिया है। MPhil के वजह से मैं बताता हूँ, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में MPhil के वजह से 40 बच्चे आया करते थे। उसमें प्रोफेसर मांडवधरे, प्रोफेसर थोरा, प्रोफेसर इसाम्बरे, प्रोफेसर काले जो वाइस चांसलर, प्रोफेसर गाड़े जो वाइस चांसलर रहे पूना यूनिवर्सिटी के, प्रोफेसर काले जो वाइस चांसलर रह चुके हैं गुजरात यूनिवर्सिटी के। ये जो लोग आए हैं हमारे महाराष्ट्र के, वो केवल MPhil करने के लिए आए हैं। और MPhil करते करते उनको एक आइडिया आ जाती है रिसर्च किस तरीके से किया जाए, और एक कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि MPhil में जो है एक रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ाया जाता है कि डाटा कलेक्शन कैसे किया जाता है, डाटा एनालिसिस कैसे किया जाता है, सैम्पलिंग कैसे किया जाता है। और हमारे जो गांव के लोग होते हैं, हम जो गांव से आते हैं, देहात से आते हैं, छोटे छोटे कस्बे से आते हैं, झुग्गी झोपड़ी से आते हैं, उसके लिए MPhil बहुत ज़रूरी होता है। MPhil एक कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है, लेकिन इस शिक्षा नीति में इन्होंने MPhil को ही बंद कर दिया है। इसलिए हमारे बच्चे वो PhD में जाने के लिए बहुत अभी एक खतरनाक माहौल हो चुका है। और इसीलिए दूसरा पॉइंट ये है कि इन्होंने करीब 100 यूनिवर्सिटी बाहर से इस देश में आएगी। अब जब बाहर की यूनिवर्सिटी, मान लीजिए वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आती है या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आई, ये MIT यूनिवर्सिटी आती है, और मान लीजिए वो नागपुर में खोली जाती है, तो जो नागपुर में जो नागपुर यूनिवर्सिटी वाला बच्चा जो है वो हार्वर्ड में चला जाएगा। और कौन सा बच्चा जाएगा? जिसके पास पैसे हैं, जिसके पास, जिसकी परिस्थिति अच्छी है, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, वही बच्चा उसमें जाएगा। और हमारी जो नागपुर यूनिवर्सिटी है वो खाली पड़ जाएगी। तो जो बाहर से जो यूनिवर्सिटी आ रही है उसमें सारे अच्छे लोग जाएंगे, और हमारे जो गरीब बच्चे वो नागपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, तो उसमें एक विषमता तैयार हो जाएगी। इसीलिए जो बाहर से जो यूनिवर्सिटी यहाँ आ रही है हमारे लिए ठीक नहीं है। और इसके लिए इलाज ये है कि जो बाहर के यूनिवर्सिटी में है, जो ऑक्सफोर्ड में है, जो हार्वर्ड में है, जो यहाँ के जो टीचर वहाँ पे जो वहाँ का रिसर्च करके आ जाओ, और वहाँ पे क्या नया है, क्या उसमें क्या लेबोरेटरी है, क्या उसमें लाइब्रेरी है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या टीचर पढ़ाते, उसका स्टडी करके यहाँ आओ और वही हमारे यूनिवर्सिटी और कॉलेज में इम्प्लीमेंट करो। उसमें शिक्षा का दौर आगे बढ़ सकता है, जैसे चाइना ने किया। 40 साल पहले चाइना कुछ भी नहीं था, लेकिन चाइना ने अपनी एजुकेशन सिस्टम पक्की की है, स्ट्रांग की है, तब जाकर चाइना अब सब क्रॉस करके आगे निकल चुका है, वो केवल शिक्षा के भरोसे। इसीलिए हमारे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा कि ये शिक्षा वाहिनी का दूध है, और जो इसका प्राशन करेगा और गुरगुराएगा। इसीलिए ये शिक्षा बाबा साहब के जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण रही है। और यही नहीं, जो यूनिवर्सिटी जहाँ आएंगी उनकी जो फीस स्ट्रक्चर होगा वो बहुत हाई होगा, जिसमें हमारे बच्चे नहीं जा पाएंगे, और इसीलिए वहाँ पे एक विषमता तैयार होगी। और उसमें ये होगा कि जो बच्चा हार्वर्ड से पढ़ेगा वो आगे निकलेगा, जो बच्चा नागपुर यूनिवर्सिटी से पढ़ेगा वो वहाँ ही रहेगा। तो ये एक विषमता तैयार करने की एक स्ट्रैटेजी है।
इसीलिए मुझे लगता है कि जो बाहर की यूनिवर्सिटी जो यहाँ आने वाली है हमारे लिए वो ठीक नहीं लगता। उनको लगता है, उनके बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं कि ये होगा वो होगा, लेकिन एक्चुअल स्थिति में हमारे लिए बाहर की यूनिवर्सिटी आना वो ठीक नहीं है। उसके बाद इन्होंने ये भी लिखा है कि IIM और हमारे जो IITs है वो बाहर जाकर सेंटर खोलेंगे। जब यहाँ के IIMs और IIT बाहर जाएंगे तो वो क्या करेंगे, यहाँ का जो अच्छा टीचर है, मान लीजिए दिल्ली IIT का वहाँ पे सेंटर खोलते हैं कहीं अमेरिका में और कहीं जर्मनी में, तो वो क्या करेंगे, यहाँ के जो सीनियर टीचर है, जो अच्छे टीचर है, वो सारे टीचर वहाँ जाएंगे और फिर वहाँ यहाँ पे जो जूनियर टीचर रहेंगे, जो रिसर्चर्स है जाएंगे। इसके लिए मेरा कहना है कि यहाँ की जो IIMs है, IITs है, वो भी बाहर नहीं भेजना चाहिए, लेकिन बाहर जो है वो यहाँ आना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि दिल्ली गवर्नमेंट ने बाहर जाकर स्टडी किया और आज दिल्ली गवर्नमेंट की सारे गवर्नमेंट की स्कूल्स है बहुत बढ़िया हो चुकी है और बाहर देश के जो लोग आते हैं अभी दिल्ली गवर्नमेंट की स्कूल को विजिट करने के लिए आते हैं। ये स्थिति एक बदलाव आया हुआ है। इसलिए मेरा कहना यह है कि जो बाहर है, जो आपको लगता है कि वो अच्छा है, वो अच्छा यहाँ ले आइए और यहाँ की एजुकेशन सिस्टम आपने पक्की करना चाहिए, स्ट्रांग करना चाहिए, नहीं कि वहाँ के ला के हमारी एजुकेशन सिस्टम ख़त्म नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब बाहर से 100 यूनिवर्सिटियाँ आएगी तो नेचुरली हमारी जो अपनी एजुकेशन सिस्टम है, कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, ये खत्म हो, यहाँ डिस्कस करने लायक टाइम नहीं है और आपका ये जो एक माहौल है वो भी नहीं है। लेकिन उसके लिए हम एक सेमिनार करेंगे कि क्या हमारे लिए खतरनाक है और क्या क्या पॉइंट है। जैसे उन्होंने एक ODL है, ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम है। ODL केवल इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में एक साल में 8 लाख स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं। उस 8 लाख में 4 लाख स्टूडेंट SC ST होते हैं। और वो क्यों होते हैं? क्योंकि जब मैं डायरेक्टर प्लानिंग बना इग्नू में, मैंने एक स्कीम तैयार की कि जो बच्चा SC ST का है वो बच्चा कोई भी एडमिशन फी नहीं देगा। वो स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूवल हो चुकी है और वो लास्ट 8 साल से चल चुकी है। जितने भी डिप्लोमा है, जितने भी सर्टिफिकेट है, जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमाज है, BA है, BCom है और BSc है, ये सारे प्रोग्राम के लिए SC ST स्टूडेंट के लिए कोई फी नहीं लगती। केवल एक उसको फॉर्म भरना है और एडमिशन देना है, एडमिशन लेना है और अपनी एग्ज़ाम देना है। तो इस तरीके से उसमें कई करोड़ रुपये 60 करोड़ से लेकर 100 करोड़ तक हर साल गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ता है। तो इतनी बड़ी स्कीम हमने ये हमारे SC ST के लिए तैयार की है। तब तक वो स्कीम पड़ी थी, कोई भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन आज हमारे बड़ी खुशी होती है हमें कि हमारे उस स्कीम के तहत हमारे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में करीब 8 में से 3.5 से लेकर 4 लाख बच्चे वहाँ एडमिशन लेते हैं। उसमें कोई फ़ी नहीं लगती। MPhil PhD और जो MA है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, उसमें थोड़ा फी लगता है। लेकिन मेरा वो भी प्लान था कि PhD और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी कोई फ़ी नहीं लगेगी। लेकिन बाय दैट टाइम आई गॉट रिटायर्ड। और इसी के तहत मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर हमें एक बहुत बड़ा सेमिनार करना होगा। तभी जाकर हमारे जो इसमें जो कन्फ्यूजन्स है, जो हमारे बेनिफिट्स है, जो हमारे को जहाँ पे जो डिसएडवांटेज हो सकता है, जो थ्रेट्स है, उसका एक पूरा एक शॉर्ट एनालिसिस करना पड़ेगा और ये हमें सबको पता होना चाहिए। इसीलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ और जो मुझे यहाँ पे बुलाया है, वे इतना सम्मान दिया है और मुझे यहाँ बोलने का जो मौका दिया है, इसलिए मैं सिद्धार्थ वेलफेयर सेंटर के जो पदाधिकारी है, अध्यक्ष है, सेक्रेटरी है, गणवीर है, इन लोगों ने मुझे बहुत सम्मानित किया। मुझे बहुत खुशी हुई है। और पहली बार मैंने जैसे कहा कि इतिहास में, सेंटर के इतिहास में 14 अप्रैल का कार्यक्रम 14 अप्रैल में ही वही ऑफिस के सामने किया है। इसके लिए मैं ऑल इंडिया सिद्धार्थ वेलफेयर सेंटर का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बधाई देता हूँ। और रमाई ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, उन्होंने भी यहाँ पे अपना कार्यक्रम दिया है और वो समाज के लिए इतना बड़ा काम करते हैं। मैं रमाई ग्रुप का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनको बधाई देता हूँ। और उनको जो भी हमारी सेवाएं चाहिए होगी और हमारी मदद चाहिए होगी वो हम देने के लिए तैयार है। और इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय प्लीज आइए और एक दो शब्द संक्षिप्त में बताइए।
अब मैं इतना गौरवान्वित किया, तो हम सभी अध्यक्ष सिद्धार्थ वेलफेयर के सभी सभापति और सभी निर्णायक मंडल और जो भी कार्यकर्ता है उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। ऑल इंडिया सिद्धार्थ वेलफेयर के सभी पदाधिकारीगण और इस पंडाल में उपस्थित बाबा साहब के लिए समर्पित सभी मेंबरान और हमारे डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक चेतना मंच की तरफ से आए सभी साथी, प्रेसिडेंट श्री अजीत कुमार जी जो मेरे राइट हैंड की तरफ बैठे हुए हैं, बड़ी खुशी होती है तब हम तो मैं ये कहता हूँ कि बाबा साहब की तरह ही बाबा साहब के चरणों में समर्पित करते हुए हजारों अंबेडकर दिल्ली से निकलेंगे आने वाले समय पर। इतने बढ़िया स्कूल अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में खोले हैं। कहते हैं कि बाबा साहब ने जो सपने देखे नहीं थे वो सपने पूरे करे हैं। कहाँ पर इन्होंने डिग्रियां करी और कैसे इन्होंने विद्या में इतनी प्रांगणता महसूस ली थी कि जो आज तक अगर ऑल वर्ल्ड को देखा जाए तो केवल 5 या 6 आदमी विश्व में ऐसे हैं जो बाबा साहब के मुकाबले में हैं। इंडिया में तो एक भी नहीं है। ऐसे बाबा साहब के चरणों में करते रहेंगे और मैं परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि बाबा साहब जैसी हस्तियाँ हमारे देश में समय समय पर अवतरित होती रहे और वो भी अनुसूचित जाति के अंदर अवतरित होती रहे। मेरी ऐसी भगवान से अनुकंपा है। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं धन्यवाद। मैं आपको एक खुशी की बात बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पर एक तो अभी प्रोफेसर वीरेंद्र जी आए हैं, सहारे जी, उनकी मैडम वैशाली मैडम आई है और उनकी मदर विथ फैमिली आए हैं। मैं इसीलिए बताना चाह रही हूँ कि ये इन्होंने हमें काफ़ी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए या ऑफिस लेने के लिए अलग से प्रेरणा दी थी, अलग अलग रास्ते बताए थे कि किस तरीके से आपको काम करना चाहिए। इसलिए मैं खासकर इनका धन्यवाद अदा करती हूँ। और यहाँ पर हमारे फाउंडर मेंबर सूर्यवंशी साहब रहे हैं जो आज यहाँ पर नहीं है, मतलब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी मैडम शालिनी सूर्यवंशी जिनको मैं अपनी बड़ी बहन के तहत मानती हूँ, तो वो यहाँ पर उपस्थित है। उन्होंने बहुत बड़ा 51,000 का दान इस संस्था के ऑफिस के लिए दिया था। वो खुद यहाँ पर, चाहे उनकी उम्र का उन्होंने नहीं देखा, लेकिन हमारे रिक्वेस्ट पर वो यहाँ पर मौजूद है। तो मैं उनका तहे दिल से स्वागत करती हूँ और उनको निमंत्रित करती हूँ कि वे आएँ और हमारे लिए 2 शब्द जो भी उनको उचित लगे, आशीर्वाद स्वरूप ही मैंने कहा था कि आप आएँ और यहाँ पर आपके कदम लगे तो हमें आशीर्वाद मिलेगा। तो एक नंदाताई डोंगरे हैं, उनके नी फाइट किया है। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और उनको मंच पर निमंत्रित करती हूँ तो वो हमारे लिए 2 शब्द कहें। शालिनी ताई। बाबासाहेबांचा 131वा वाढदिवस आहे। खूप चांगला हे सुधाकांनी केलेलं आहे। आम्ही फ्लॅटमध्ये जाऊन आतमध्ये पाहिलं, सगळं खूप छान वाटलं, आनंद वाटला। त्याच्याबद्दल थँक्यू। सेंटर के सभी पदाधिकारी, सभी सदस्य, पूजनीय मातृशक्ति, आदरणीय बंधुओं एवं प्यारे बच्चों, बाबा साहब के 131वें जन्म मला वाटतं सकाळपासून तुम्ही भरपूर ऐकलं आहे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जीवनीबद्दल, त्यांच्या टीचिंग्सबद्दल, त्यांच्या प्रीचिंग्सबद्दल। तर मी तुमचा जास्ती वेळ न घेत आपल्या समाजाला मला एकच सांगणं आहे की सक्सेस हे इतक्या आरामात मिळत नसतं, त्याच्यासाठी खूप खटावं लागतं। पण एक गुरुमंत्र देते मी तुम्हाला की सक्सेस कसा मिळवायचा, आणि हे बेसिकली इथले जितके यंगस्टर्स बसलेले आहे त्या मुलांसाठी आहे। तो ऑल द यंगस्टर्स काइंडली पे अटेन्शन। एक गुरुमंत्र ऐकवते, प्लीज लक्ष ठेवा आणि समजा तुम्ही त्याच्यात प्रामाणिकपणे समजा तुम्ही ते ट्राय केलं तर नक्की सक्सेस तुमच्या पायाशी असलेला आहे। सो फ्रेंड्स, वॉट एव्हर कम्स युअर वे, फ्लाय, प्लीज फ्लाय। इफ यू कैन नॉट फ्लाय, रन। If you cannot run, just walk. If you cannot walk, crawl. But keep moving, friends, keep moving. Success will be yours. जय भीम, thank you. सर्वांना मनपूर्वक जय भीम माझा। आज आपण इथं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर इनके जयंती के उपलक्ष्य में इकट्ठा हुए हैं और काफ़ी समय हो चुका है, तकरीबन 3:45 4
हो चुके हैं और मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि अभी काफ़ी वक्ताओं ने मेरे आने के पहले, इनफैक्ट मैं लेट यहाँ पहुँचा, बट जिस तरह से मैं यहाँ पे आने के बाद यहाँ का माहौल देखा तो लग रहा था कि सच में आज डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर हमारे बीच में विराजमान है और वो विराजमान की श्रेष्ठता, उनकी कामयाबी, उनका सारा श्रेय हमारे ऑल इंडिया सिद्धार्थ वेलफेयर के पदाधिकारी, लीडरशिप प्रेसिडेंट सुजाता अंबोरे जी और उनके सेक्रेटरी और तमाम मेंबर और कार्यकर्ता, इनको मैं तहे दिल से इस तरह से कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने के लिए उनको बधाई देता हूँ। और उन्होंने जो मुहिम यहाँ पे रखी है और उस मुहिम के चलते हम सब लोग अलग अलग कोने में, दिल्ली की एनसीआर, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, अलग अलग कॉर्नर में थे। तो 14 अप्रैल का प्रोग्राम, मैं तो यहाँ बहुत कम समय हो चुका है मुझे दिल्ली में, मगर आप लोगों ने 3 डिकेड्स, 4 डिकेड, 5 डिकेड से भी ज़्यादा वक्त निकाला है। आपने 14 अप्रैल का प्रोग्राम हर जगह पे पार्लियामेंट पे ऑर्गेनाइज करते थे, मगर आज ये प्रोग्राम सिद्धार्थ वेलफेयर संगठन के माध्यम से में आयोजित हो रहा है, इसकी मुझे बहुत ही खुशी है। इसके चलते मैं आपका सबका शुक्रगुजार हूँ। मुझे आज ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, सभी वक्ताओं ने अपने अपने ख्याल विचार रखे। मैं यही कहूँगा कि इसी तरह से इस मुहिम को हम किस तरह से आगे लेके जा सकते हैं, जिसमें हम लोगों का अगर कोई सहयोग हो, कोई सपोर्ट हो, तो हम लोग एज अ फैकल्टी, टीचर, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होने के नाते हम लोग आपके साथ सदैव जुड़े रहेंगे और हर पल पे आपको मदद करने की कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने 2 शब्द विराम करता हूँ। जय भीम, जय भारत। आप अपने लाइफ को देखता हूँ, पिछले 62 ईयर्स के बैक को जब जाता हूँ तब मुझे लगता है कि जो भी मैं हूँ वो मेरे माँ बाप जिन्होंने मुझे जन्म दिया, उसके बाद में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो मेरे लाइफ में है बाबा साहब अम्बेडकर का है। अगर वो ना होते तो मैं भी ना होता, क्योंकि हम पैदा होने के पहले ही 1960 में बाबा साहब ने हमारे लिए स्कूल बनवा के रखे थे। हमारे लिए स्कूल में फ्री सीट दे के रखी थी कि जाओ, स्कूल में फ्री सीट दी है, आप जाओ सिर्फ एडमिशन कराइए। हम जब कॉलेज में गए तो उनमें स्कॉलरशिप की प्रोविज़न करके रखी थी पैदा होने के पहले ही। और जब पैदा हुए, कॉलेज से जब निकले सर्विस के लिए, तो उन्होंने कहा कि जाइए, आपके लिए रिजर्वेशन भी करके रखी है सर्विस में। और उसके बाद में जब रिटायर्ड हुए तो उन्होंने कहा कि पेंशन भी आपको मिलेगी घर बैठे। तो देखिए इतनी सब थी, माँ बाप ने सिर्फ पैदा किया, लेकिन बाबा साहब ने इतना सब कुछ किया, इसलिए हम उनको सब नमन करते हैं। और मैं जब भी बाबा साहब को पहले तो मैं भावुक हो जाता हूँ, इमोशनल हो जाता हूँ। इनकी इतना मतलब पढ़ ही नहीं सकती, इतना महासागर है। और लगता है कि उनके संघर्ष के सामने हमारा कुछ भी संघर्ष नहीं है, कुछ भी नहीं। हम एक मतलब जैसे एक बार भगवान गौतम बुद्ध को उनके शिष्यों ने कहा था कि भगवंत आपका बहुत ज्ञान है, बहुत प्रचंड ज्ञान है। तो उन्होंने एक जो पत्ती पड़ी हुई थी पीपल की, उसको हाथ में लेते हुए कहा था कि ये बताइए भिक्खु कि ये पीपल में कितने पत्तियां हैं। उन्होंने कहा बहुत पत्तियां हैं, हम गिन नहीं सकते। तो बोले ये कितनी पत्ती है? तो बोले ये 1 पत्ती है। तो बुद्धा ने कहा कि मेरा भी ज्ञान 1 पत्ती जैसा ही है। इसलिए हम भी जो हमारा संघर्ष है, हमारा जो अचीवमेंट है, कुछ भी नहीं है। जो बाबा साहब ने 65-66 ईयर्स में जो उन्होंने किया है, वो हम 10 जन्म लेकर भी नहीं कर सकते, 10 जन्म में लेकर नहीं चल सकते। और इसलिए मैं मेरा ये सबको ये है कि बाबा साहब ने जो त्रिसूत्री दी हमें, सीखो, पढ़ो, संगठित हो और संघर्ष करो, तो रियली पढ़ना चाहिए। और पढ़ना चाहिए क्या, ये एक जैसे हमारे पुजारी साहब कह रहे थे शिक्षा नीति के बारे में, पढ़ना चाहिए। लेकिन आज हमारी पढ़ाई रोज़गार के तक सीमित रह गई है, रोज़गार मिलने की पढ़ाई हो गई हमारी। बच्चे जैसे ही BA कर लेते हैं या BTech का प्लेसमेंट कई कंपनी में मिल जाता है, किताबें फेंक देते हैं। ये क्या पढ़ाई हो गई हमारी? मेरे कई रिश्तेदार है जिनकी बेटियाँ BA होकर किताब छोड़ दी पढ़ाई। और जब एक ज़माना था हमें पढ़ने नहीं दिया जाता था, आज आपके स्कूल खुले, आपके लिए कॉलेज खुले हुए हैं, यूनिवर्सिटी है, पढ़ी है इसके लिए।
तो मेरे ख्याल से जैसे मैडम ने कहा कि संघर्ष की बड़ी एक उन्होंने कहा कि अगर भाग नहीं सकते तो चलिए, चल नहीं सकते तो क्रॉल कीजिए। तो जैसे संघर्ष करते रहना चाहिए। संघर्ष ये नहीं है कि किसी को मारना है रोड पे जाके या मोर्चा निकालना है। संघर्ष मतलब जहाँ भी है वहाँ अपनी उन्नति करना सीखिए, संघर्षित रहिए। जो जो स्टेज में अगर आप सर्विस में हैं, सर्विस में जो कुछ कर सकते हैं वो करिए। रिटायर होने के बाद भी आपका जो देखिए कि आप किस तरह से समाज से जुड़ सकते हैं, किस तरह से संघर्ष कर सकते हैं। तो यही है कि अपने अपने अचीवमेंट्स अपने अपने को पहचानिए। मुझे मेरे ख्याल से हर एक की इतनी कैपेसिटी चूर चूर कर भरी हुई है, टूट टूट कर भरी हुई है कि हम अपने एक अल्प से मोटिवेशन के लिए, छोटी सी मोटिवेशन में उतने ही दायरे में हम सीमित रहते हैं। और मेरा यही है कि कंटिन्यूस एजुकेशन करते रहिए। एजुकेशन को ज़रूर है कि हमारे लाइवलीहुड से जोड़ना चाहिए, लेकिन लाइवलीहुड के बियॉन्ड भी देखिए। जैसे मैडम ने कहा कि बुद्धा के ऊपर रिटायरमेंट के बाद बुद्धा के ऊपर रिसर्च शुरू किया है, और मेरी बुद्धा ऑन हैप्पीनेस और बुद्धा इन और डेली लाइफ, एक करीब 511 पेजेस की बुक है, मोटी बुक काफ़ी पब्लिश हुई है। और जिन लोगों को बुद्धा समझना है, बुद्धिज़्म समझना है, मेरे ख्याल से अगर एक किताब वो पढ़ लेते हैं तो मैं तो गारंटी देता हूँ कि बुद्धिज़्म के बारे में दूसरी कोई किताब पढ़ने को आपकी इच्छा नहीं होगी। तो इसके बारे में कभी हम बुद्धिज़्म के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। अभी ये कोई माहौल नहीं है। मुझे ऑर्गेनाइजर ने 2 शब्द बोलने के लिए कहा गया, रिक्वेस्ट की, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद और सबका धन्यवाद देते हुए जय भीम, नमो बुद्धाय। और हमारी वाइफ दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री में। तो सवाल सिर्फ इसलिए मैंने माइक सर से छीन लिया, बिना इजाज़त से, मैं माफ़ी मांगता हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको यूनिवर्सिटी से कोई भी किसी भी तरह से अगर जुड़ना है या कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज़ हमारा दरवाज़ा जो है या नंबर है या मेल आईडी है, आप नाक कीजिए, ताकि हम लोगों को भी अच्छा लगेगा कि आप लोग शायद जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जो अभी वासनिक जी साहब ने बताया था कि हमारा जो समय है किताब में डालें, जो हमें मौका मिला है, ना कि उस किताब को दफ्तर के अंदर में या शोकेस में या बुक सेल्फ में रखना नहीं, उसको बाहर निकालना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमसे जो प्रयास हो जाएगा यूनिवर्सिटी में वो लेके कहा कि आप लोगों को किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, तो ज़रूर कोशिश करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। पुष्पांजलि बाबा साहब को और गौतम बुद्ध को अर्पित करने के बाद मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कृपया मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। सबसे पहले मैं सदा भगवान बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को नमन करता हूँ और आप सबको बधाई देता हूँ आज के इस अवसर पर। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो 131वीं जयंती है, इसके उपलक्ष्य में आपने ये जो कार्यक्रम आयोजित किया हुआ है, तो मतलब ये जो ऐसा मौका है कि जहाँ पर हम लोग सब इकट्ठा होते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उन्होंने जो बताया है हमें, उनके जो टीचिंग्स है, उससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। और ये आज का दिन ऐसा होता है कि उसमें हम लोग पूरा हम लोग सोचते हैं उस बारे में कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो विचार है उसको हम लोग एक इंट्रोस्पेक्ट करते हैं। आज के दिन उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये ऐसा अवसर है कि मेरे ख्याल से हमको हमेशा एक प्रेरणा देता रहता है कि हाँ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो हमारे लिए किया है उसका हम लोग कभी भूल नहीं सकते। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को एक पथ प्रदर्शक करके या एक मार्गदाता करके या एक मार्ग सूचक करके हम लोगों को आज के दिन को सेलिब्रेट करना है, उनके विचारों को सेलिब्रेट करना है। और कोशिश ये करनी है हम उनके जो टीचिंग्स है, उनके जो थॉट्स है, उसको अपने जीवन में किस तरह से अमल में लाए, किस तरह से उसको यूज करें और हमें अपनी एक आगे की दिशा में बढ़ना है। तो मैं ऑलरेडी बहुत मेरे ख्याल हो सकता है कि काफ़ी सारे वक्तागण आके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अलग अलग पहलुओं पर उन्होंने चर्चा की होगी, बताया होगा। मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, ज़्यादा ऐड करने के लिए अभी कुछ है नहीं मेरे पास में। बट यही है कि मतलब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो विचार हैं हमको उसको हमेशा उसको फॉलो करना है और जो उनसे प्रेरणा लेनी है। उस प्रेरणा को हम लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार को कैसे आगे लेके जाए अपने खुद के जीवन में, अपने सहयोगी के जीवन में और हमारे समाज के लिए। तो पुनः मैं आपका आभार करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। और
धन्यवाद। जय भीम। वक्त यहाँ आके दिया और सबको मार्गदर्शन किया। और मेरी सबसे गुजारिश है, जो भी हमारी कम्युनिटी में जो एस्पायरिंग है, जिनको सिविल सर्विसेज से रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर चाहिए होगी तो आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। सर अपना मार्गदर्शन जरूर देंगे, आपको कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे जिससे आपको सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम को क्रैक करने में मदद मिल सके। इसके बाद मैं एक हमारे बीच में एक से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो प्लीज़ फटाफट अपना पानी पीकर यहाँ आए और यहाँ स्टेज पर आके उनको कुछ बोलना है तो अपने विचार व्यक्त करें। अंशिका सहारे आ जाओ बेटा, कोई बात नहीं, रहने दो लड़की के लिए। Sincerity is the sum of all moral qualities. By this quote of B.R. Ambedkar, I, Anshika Sahare of class 10, wishes you all a happy Ambedkar Jayanti. The role played by Bhimrao Ramji Ambedkar has left its imprint on the social tapestry of the country after independence and shaped the political and civic contours of India today. It would have been a different India without him, and in probability. Undoubtedly, he had the highest academic credentials for an Indian of his time. He deployed its concepts, cited its authority, and negotiated within the world. He rose to become a deeply regarded and most widely acknowledged leader of the untouchables. And beyond death, his stature has grown larger over the years. Ambedkar belonged to the Mahar caste, one of the numerous untouchable castes in Maharashtra. His ancestral village was Ambavade in Madangarh taluk of Ratnagiri district. This region underwent a momentous social, economic and political upheaval in the wake of the European mercantile and later political expansion. Although Ambedkar belonged to a highly respected Mahar community, he experienced the pangs of untouchability when he had to interact with the people of social layers. You must remain in your assigned place seemed to be the constant refrain of the rest of the world. In 1924, Ambedkar founded the Bahishkrit Hitakarni Sabha, the organization which started the hospital in Sholapur for the depressed classes in 1927. He led the famous Mahar Satyagraha or non-violent resistance to assert the right of the untouchables to have access to wealth and tanks used by all. Dr. Bhimrao Ambedkar was honored with Bharat Ratna in the year 1990, April for his tremendous contribution to our society. He also formed a political party known as the Indian Labour Party. He is our inspiration to the youth of our country. We should all follow him and his great principles. Thank you, Jai Bhim. हौसला अफजाई करें। अब इन्हीं के Good afternoon everyone. My name is Atharva Sahare and I wish you all a very happy Ambedkar Jayanti. Today is the birth anniversary of Dr. Bhimrao Ambedkar. Dr. Bhimrao Ambedkar is also known as the father of Indian Constitution. He drafted the Constitution of India. He was a leader of Dalits or the backward class people of India. He was the first law minister of independent India. He was a social reformer and also worked for equality of Indians. In 1936, he formed a political party named the Independent Labour Party. Dr. Babasaheb Ambedkar contributed a lot to Indian law and education. He was awarded the Bharat Ratna Award posthumously in April 1990. Dr. Babasaheb Ambedkar believed that education is the only aspect that can help a man to live life with dignity. Friends, keeping in mind the teachings of Dr. Babasaheb Ambedkar, let us strive hard to educate one and all children of our country. Thank you, Jai Bhim. थैंक यू सो मच अथर्व। एक चाहूँगा कि उनका तालियों से स्वागत हो और वो स्टेज पर आए, स्टेज पर आके अपना स्थान ग्रहण करें और सबसे पहले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को पुष्पांजलि अर्पित कर
सभी को मैं एक बार धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ, लेकिन सभी थोड़ा आगे आ जैसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है जिसकी वजह से माइक नहीं उपलब्ध हो पा रहे। मैडम को कुछ कहना है, मेरा सभी से रिक्वेस्ट है, सब लोग खाना खा चुके हैं, सब में अभी इतनी एनर्जी है कि थोड़ा देर हमको सुन सकते हैं। मैडम कुछ बोलेंगे। अम्बेडकर जयंती अपने स्वयं के मतलब संस्था के हमारे अपने आप सबका ये जो कार्यालय बना है वहाँ पर हमने ये अम्बेडकर जयंती अपने सेंटर प्लेस अपना स्थान ये देखने के लिए आप आए और बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए बड़ी उत्सुकता दिखाई, बड़े हर्षोल्लास के साथ आपने इस जयंती को मनाया। और मैं सबसे पहले जो मेरी टीम है, जो हमारी पूरी टीम है, जैसे फुलझले साहब ने बताया कि ये टीम डैशिंग है, सचमुच ये टीम डैशिंग है। इस टीम ने इतनी हिम्मत दिखाई कि कहीं भी और पंचशील का पालन किया, जो प्रज्ञाशील करुणा होती है उसका पालन किया कि हमने हमारा संयम कहीं नहीं खोया। किसी ने कुछ बोला हमने उसको भी शांति से सुना। गौतम बुद्ध ने कहा है कि किसी ने गाली दी आपने ली तो आपके पास आएगी ना, तो हमने किसी ने कुछ बोला वो हमने नहीं लिया, जो अच्छा दिया वो ज़रूर हमने लिया, लेकिन जो गलत था उसको हमने ग्रहण नहीं किया तो उनके पास रहा। इसीलिए हम कामयाब हो सके और आप सभी के प्रयासों से कामयाब हो सके। मैं खासकर आप सब दानदाताओं के धन्यवाद देना चाहूँगी। उसके बाद हमारे टीम के एक एक सदस्य, सबसे ज़्यादा मैं अरविंद गणवीर जो हमारे ट्रेजरर है, जो हमारे खजांची है, जो खजाना अपना इकट्ठा रखते, हिसाब रखते, आपको डे टू डे अपडेट करते रहते कि हमारे पास इतना दान आया और हर चीज़ की हमने ट्रांसपेरेंसी रखी। आपका विश्वास हमने पाया, आपने हमारे ऊपर विश्वास दिखाया और उसकी बदौलत हमने ये काम किया। फिर उसके बाद हमारे आते हैं सेक्रेटरी साहब, वो तो हमारे मेश्राम साहब है, बाकी हमारे और सदस्य हैं, करारे जी है, हमारे सूर्यवंशी जी है, हमारे सहारे जी है, अलोनी जी है, अमित नगराए यूथ। मैं उसको अब तक बच्चे की तरह देखती थी। आज ही मैंने बात की कि आज में हम साथ में बैठते हैं। वो मुझे मैडम कहता है, मैं उनको अमित कहता था और मैं उसको बेटा कहती थी, लेकिन आज हमारा रोल इस तरीके से हो गया। तो हमारी ये जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है एक परिवार है। एक दिन कोई एक नहीं दिखता तो हमें अच्छा नहीं लगता, किसी को कुछ हो जाता है तो हमें अच्छा नहीं लगता। एक दूसरे का ऐसा हम मतलब जो फेविकॉल का जोड़ है ना, उस तरीके से लोगों ने भले ही सोचा होगा कि कहीं ना कहीं हम इनके फेविकॉल को जोड़ को तोड़ सकते हैं, लेकिन नहीं। आ जाइए एक बार हमारे सेक्रेटरी महोदय, ट्रेजरर महोदय आ जाइए। सभी उम्र में हम जनवरी में इस काम के लिए लगे और मार्च हमारा उसका डेडलाइन था रजिस्ट्री का, लेकिन कोरोना की वजह से उसकी डेडलाइन थोड़ी आगे बढ़ी और वो जून में हमने इसको रजिस्टर कराया। जो कोरोना की पहली जो वेव थी उस समय 2 जून 2020 में, तो ये काम हमारा पूरा हो गया। फिर उसके बाद हमने कहा था कि हमने डोनर्स का जो प्लेट रहेगा, मेटल प्लेट, जो हमेशा हमेशा के लिए जब तक ये ऑफिस रहेगा, जब तक ये सिद्धार्थ वेलफेयर रहेगा, तब तक वो प्लेट पे उनका नाम हमेशा रहेगा। इस बॉडी का भी नाम हमेशा इतिहास में, ये हिस्ट्री है तो हिस्ट्री रहनी चाहिए, दिखनी चाहिए आने वाली पीढ़ी के लिए, ये इतिहास हमेशा होना चाहिए। ये हमने करके दिखाया। एक छोटा सा प्रयास रहा कि साहित्य, जो भी आर्ट है या साहित्य, कविताएं हैं, लेख हैं, वो सम्मुख आने चाहिए, हमारी जो समाचार है वो आने चाहिए। वो हमने इसके माध्यम से आपके सामने लाने का प्रयास किया। अब हमारा एक्शन प्लान, सेकंड जो एक्शन प्लान है, जो हमारे पास अब जो समय है जब तक हमारा चुनाव आता है उससे पहले, यहाँ पर एक लाइब्रेरी होना बहुत ज़रूरी है। लाइब्रेरी के लिए नंदाताई डोंगरे जो हमारी सीनियर मोस्ट मेंबर रही है, उन्होंने हमें बहुत सारी बुक्स गिफ्ट दी है और किताबें हम आप लोगों से खरीदेंगे या गिफ्ट के तौर पे लेंगे। तो एक लाइब्रेरी बनना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ के आसपास के लोगों को हमें रोज़गार दिलाना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे बेरोज़गार युवा, उनके लिए सिलाई का कोई यहाँ पे प्रशिक्षण केंद्र चलाया जा सके, कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर चलाया जा सके या कोचिंग सेंटर चलाया जा सके। इस तरह के हमारे जो प्लान है उसके लिए आप सबकी मदद चाहिए। और हमने जो सर्टिफिकेट प्राप्त किए ATG 12A
और जो भी हमारे महासचिव महोदय को पता है, जिसके माध्यम से आपको टैक्स में रिबेट मिलता है और जहाँ से फंडिंग आ सकती है गवर्नमेंट से, उसके लिए भी फ़ायदा हो सकता है। वो भी सर्टिफिकेट हमारे पास है। तो गवर्नमेंट से हमें फ़ंड मिलना चाहिए, इसके लिए हमारा प्रयास है। और आप लोग फिर से हमें इस तरीके से मोटिवेट करते रहेंगे, यहाँ पर आते जाते रहेंगे, तो हमें और आपको सबको फ़ायदा होगा। सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो इसी के साथ आज का हमारा प्रोग्राम खत्म होता है। अगला प्रोग्राम जब हमारा होने वाला होगा उसकी पूर्व सूचना सबको दी जाएगी। आपका यहाँ पे आने का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि सभी ने खाना खाया होगा और सबको खाना पसंद भी आया होगा। आज का अरेंजमेंट भी सबको पसंद आया होगा। और अगर थोड़ा 19-20 अगर हो गया होगा तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। अगली बार उसको सुधारना करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।